हेलो एवरीवन, आई एम रेनू बर्मन। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? ये अभी तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत जोर से भाग रही होगी, तो इससे ही रिलेटेड जो हम टॉपिक लेके आए हैं, इनकम टैक्स यूनिट 10 एग्रीकल्चर इनकम, पूरा डिटेल में आपको कराया जाएगा, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट अभी तक है वो भी बिल्कुल ना रहे। इस वीडियो को देखने से आपको एग्रीकल्चर का एक प्रॉपर मीनिंग आपको समझ में आएगा, एंड जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग आती है, इसका टैक्सेशन कैसे होता है, ये कैसे के कौन कौन सी इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करते हैं और एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्ट होती है, किन किन केसेस में एग्जेम्प्ट होती है, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर का मीनिंग बताऊं। क्या है एग्रीकल्चर? मैडम देखो, एग्रीकल्चर एक तरीके से हमारे इंडिया में प्राइमरी सोर्स है, हमारा एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां पे हमारी अर्बन एंड रूरल एरिया की जो जनता है, रूरल एरिया के जो पीपल्स हैं, वो इसके ऊपर होली डिपेंड है। क्यों? ताकि वो अपने लिए भी अनाज को उगा पाए एंड उस अनाज को बाहर मार्केट में बेचकर कुछ अपने जो लाइफ को जीने का जो उनको मनी चाहिए, लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए जो उनको मनी चाहिए, वो उनको इजीली यहाँ पे मिल पाए। तो एक प्राइमरी सोर्स हो जाता है आपका एग्रीकल्चर। मैडम एग्रीकल्चर तो आपने बता दे कहाँ से आया, क्या है? ओके बच्चों, जो एग्रीकल्चर है आपका दो वर्ड से बना है, और ये भी हमेशा ज्यादातर जो वर्ड हमारे मिलते हैं लैटिन डिक्शनरी से मिलता है, तो ये भी लैटिन वर्ड है, एग्री एंड कल्चर। मैडम एग्री का मीनिंग क्या है? बेटा एग्री का मीनिंग है यहाँ पे सॉइल। एग्री का मीनिंग है सॉइल। क्या है आपके एग्री का मीनिंग? मैडम एग्री का मीनिंग यहाँ पे है सॉइल। एंड कल्चर का मीनिंग क्या है? मैडम कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। एग्री मीन सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। मैडम कल्टीवेशन कैसे? इस एग्री को, इस सॉइल को किस तरीके से आप मनी कमाने के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए यूज करते हैं, ताकि आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्रॉपिंग कर पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसके ऊपर क्रॉप्स लगा पाए, ज्यादा से ज्यादा आप इसको ग्रोइंग क्रॉप हो, या फिर आपके जो डोमेस्टिकली एनिमल्स हैं वो भी होली डिपेंड रहते हैं आपके एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, क्लियर? ओके मैडम, समझ में आ गया। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, एग्रीकल्चर एक तरीके से ग्रोइंग क्रॉप्स, डोमेस्टिक आपके एनिमल्स, ठीक है, और एक तरीके से साइंस एंड आर्ट प्रैक्टिस है। मैडम किस तरीके से साइंस एंड आर्ट प्रैक्टिस? देखो बेटा, आर्ट और साइंस, देखो आपको यहाँ पे सोइल मिली है, उस सोइल को किस तरीके से आप कल्टीवेट करते हो, किस तरीके से आप उसको उपजाते हो, कभी उसमें पानी देते हो, फसल को उगाते हो। मीन्स ये जो एग्रीकल्चर है, ये आपका आर्ट एंड साइंस का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, तभी ये आपको यहाँ पे रिजल्ट देता है। ओके मैडम, ये भी क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी इंडिया की बैकबोन है। बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी इज अ मेन पॉइंट ऑफ आवर इकोनॉमी, इट इज एग्रीकल्चर। ओके क्लियर? मैडम एग्रीकल्चर ओके, समझ में आ गया। एग्रीकल्चर मेनली मैडम किससे रिलेटेड है? जो एग्रीकल्चर जनरली रिलेटेड है आपकी फार्मिंग से। किससे रिलेटेड है मैडम? फार्मिंग से। अब उसी फार्मिंग को आर्ट एंड साइंस के तरीके से यूज करके जो हमारे फार्मर्स हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से इसके ऊपर कल्टीवेशन किया जाता है, इस तरीके से इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा खेती की जाती है, ज्यादा से ज्यादा इसका एग्रीकल्चर को यूज किया जाता है, ताकि क्योंकि वो इनका एक मेन ऑक्यूपेशन भी है। क्या है? ये एक मेन ऑक्यूपेशन भी है, जिसका मेन कंसर्न किससे मैडम? कल्टीवेटिंग लैंड से है। लैंड को अच्छे से उस खेती को उपजाऊ बनाना है, उस खेती के ऊपर यहाँ पे फसल उगानी है, क्योंकि हमें यहाँ ज्यादा से ज्यादा फसल उगाएंगे, जो हमारे इसके ऊपर होली डिपेंडेंट एनिमल्स हैं, उनकी फीडिंग भी यहीं से होती है, ब्रीडिंग भी यहीं से होती है, रेजिंग लिव स्टॉक भी यहीं से होता है, फार्मिंग भी यहीं से होती है। तो मैडम बहुत सारी चीजें आपके एग्रीकल्चर में समाई हुई है। ओके मैडम, क्लियर हो गया। मैडम एक प्रॉपर इनकम टैक्स के वे से इसका एक मीनिंग क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखो, एनी रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है? एनी रेंट एंड रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम
लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। ओके, क्योंकि इनकम टैक्स की बात हो रही है तो उस लैंड की बात करेंगे जो इंडिया में सिचुएटेड है, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मैडम उस लैंड की बात करेंगे जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, यहाँ पे कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, यहाँ उस लैंड की बात हो रही है, वो लैंड जो इंडिया में है एंड जो हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है। मैडम ओके, आपने समझा दिया। मैडम लेकिन इसके अंडर टैक्स पॉइंट क्या है वो आपको बता देते हैं। टैक्स पॉइंट क्या है, जो ये रेंट और रेवेन्यू रिसीव हो रहा है ना इस एग्रीकल्चर लैंड से, जो रेंट और रेवेन्यू रिसीव हो रहा है वो कैश में होना चाहिए या फिर कैश से रिलेटेड जो काइंड है उनमें होना चाहिए। क्लियर मैडम, या तो जो रेंट और रेवेन्यू एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर मिल रहा है, एग्रीकल्चर इनकम जो मिल रही है रेंट या रेवेन्यू के फॉर्म में, वो क्या होनी चाहिए मैडम, वो तो हमारी क्या होनी चाहिए, कैश फॉर्म में होनी चाहिए या फिर कैश से रिलेटेड चेक वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में होनी चाहिए। ओके क्लियर मैडम, जो असेसी है ना, असेसी ओनर होना चाहिए या फिर टेनेंट होना चाहिए। मैडम ओनर तो होता ही है, ठीक है, जिसकी खुद की खेत है वो अपनी खेती पे एग्रीकल्चर यहाँ पे कल्टीवेशन करता है। ओके मैडम, कई बार हम लोग देखा है ना ठेके पे देते हैं, सुना है ना मैडम, हम लोग जमीन को ठेके पे भी देते हैं, वो भी इसी में ही आएगा। मैडम और क्या क्या आएगा इसमें, टैक्स पॉइंट 2 आए हैं। क्या है टैक्स पॉइंट मैडम, या तो जो रेंट है या तो वो कैश में होना चाहिए या रेंट की फॉर्म में, मीन्स उसके बदले में अगर आपको कुछ मिलता है तो वो भी आपकी कैश फॉर्म में ही माना जाएगा। और जो असेसी है ये एग्रीकल्चर लैंड का ओनर होना चाहिए या फिर टेनेंट होना चाहिए, ठीक है, या तो उसके इसने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को ठेके पे लिया है। ओके क्लियर, आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा मीनिंग ये हम क्या पढ़ रहे हैं मैडम, ये हम एग्रीकल्चर के मीनिंग पढ़ रहे हैं, किस किस वे से हम एग्रीकल्चर के मीनिंग को डिफाइन करते हैं। दूसरा पॉइंट है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। कोई भी इनकम जो हमें एग्रीकल्चर लैंड से मिली है उसमें क्या मैडम, बिल्कुल सही, कोई भी ऐसी इनकम जो हमें एग्रीकल्चर लैंड से मिली है वो भी हमारी एग्रीकल्चर के मीनिंग में आती है एंड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के पर्पस से आती है। ओके क्लियर, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय परफॉर्मेंस। देखो कोई भी इनकम अगर आपने लैंड के ऊपर कोई परफॉर्मेंस दी है, अच्छी फसल उगाई है, उससे अगर आपको मिली है तो उसके रिगार्डिंग मैडम क्या है, परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर, ठीक है, जिसने उस फसल को कल्टीवेट किया है, जिसने उस फसल को उगाया है, जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उतना ही इनकम यहां से उसको मिल जाएगी। ओके मैडम, और क्या है, और कोई रिसीवर है उसको रेंट मिला है। देखो मान लीजिए अभी हमने बोला कि एग्रीकल्चर लैंड मैडम उसने ठेकेदार ने ओनर ने ठेके पे अपनी लैंड को दिया है, ठीक है, तो ओनर ने ठेके पे दिया है तो उसके बदले में क्या ले रहा है ये मैडम, ये रेंट ले रहा है। और ये कौन है मैडम, उसका टेनेंट है, ये लैंड का टेनेंट है। अगर टेनेंट ने कोई परफॉर्मेंस दी है या फिर ओनर ने कोई परफॉर्मेंस दी है, अच्छी फसल कल्टीवेशन से हुई है, तो इट मीन्स जो इनकम हुई है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में ऐड होगी। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड सेल बाय, कोई भी ऐसी इनकम जो लैंड को बेचने से रिसीव हुई है। मैडम लैंड को बेचने से, यस बेटा, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैंड को बेचने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पॉइंट है जो आपके टैक्स पॉइंट है, पहले इसका मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देती हूं। कल्टीवेशन ऑफ प्रोड्यूसेस रेज्ड बाय मीन्स, अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे फसल उगाई है, किसी पर्सन ने यहाँ पे फसल उगाई है और उस फसल से उसको कोई इनकम यहाँ पे हुई है, ठीक है, उस फसल से उसको यहाँ पे कोई इनकम हुई है या फिर उसको कोई यहाँ पे एक तरीके से रिसीव हुई है वो इनकम, तो वो भी आपके एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड में मानी जाएगी, ठीक है मैडम। ओके, और अगर वो रिसीवर है, अगर उसको किसी तौर पे रेंट मिला है, ठीक है, रेंट मिला है, रेंट कैसे मिला मैडम, उसने जिसको उसने किराए पे दी हुई थी अपनी लैंड, ठीक है, ठेके पे दी हुई थी, उसने उसको यहाँ पे क्या दिया है, किराया दिया है, तो वो भी आपके इस हेड में आ जाती है। ओके मैडम। मैडम टैक्स पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड, देखो टैक्स पॉइंट क्या है, जो प्रोसेस होती है ना, जो प्रोसेस है और जो रेंट की प्रोसेस है वो मार्केटेबल फॉर्म में होनी चाहिए। मींस सच लैंड की सेल की बात कर रहे हैं मैडम, जो भी इस पे उगाया जाएगा ना, जो भी इस पे उगाया जाएगा वो मार्केट में जाके सेल होगा,
कहाँ मैडम? वो मार्केट में जाके सेल हुआ, वो मार्केट एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर कोई इनकम कमाई गई है कल्टीवेशन ऑफ लैंड से और वो इनकम कमाई गई है उस फसल को मार्केट के थ्रू बेचने से, मार्केट में बेचने से, तो वो इनकम भी आपके इस हेड में आती है। ओके मैडम, अभी और क्या आता है इसमें? जो भी इनकम उसने कमाई है, जो भी इनकम उसने कमाई है एंड जो भी कल्टीवेशन को उसने मार्केट में सेल करने से या फिर उसको रेंट पे देने से जो भी कमाया है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। बट अगर वो इन सब को रॉ फॉर्म में बेचता है तब आपके इस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। मैडम कौन सी इनकम है? रो फॉर्म में बेचता है। गेहूं उगाई, गेहूं को ही बेच दिया, अगर गेहूं का आटा बना के बेचेगा मैडम तब वो आपके इसमें नहीं आएगा। क्लियर? रो फॉर्म में होगा तब आपकी इनकम फ्रॉम सच लैंड में आएगा। बट अगर वो रो फॉर्म में नहीं है, वो फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में है, फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में है, तो उसको आप इस हेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके क्लियर? मैडम एनी लैंड डिराइव फ्रॉम अ बिल्डिंग, अगर कोई इनकम डिराइव हुई है बिल्डिंग से, मैडम कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे? देखो बिल्डिंग कौन सी होती है? वो बिल्डिंग जो कल्टीवेटर ने जो फसल उगा रहा है उसने इसको ऑक्युपाई कर रखा है। ठीक है, बिल्डिंग को ऑक्युपाई मान लीजिए जहां पे वो अपनी फसल को रखता है। ठीक है, उस बिल्डिंग को ऑक्युपाई कर रखा है वो भी इसमें आएगी। एंड जो बिल्डिंग है ना, जो बिल्डिंग है मैडम वो बिल्डिंग सिचुएटेड इंडिया में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, तभी ये एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होगी। क्या क्या होगी? क्लियर हुआ? पहला तो वो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में होनी चाहिए, और जो लैंड है, जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। एंड जो इससे रिसीव जो इससे इनकम कोई रिसीव हुई है वो कल्टीवेटर को या फिर रेंट फॉर्म में हुई है, वो भी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाती है। ओके मैडम, ये भी समझ में आ गया। लैंड कहाँ कहाँ हो सकती है मैडम? रूरल एरिया में भी हो सकती है एंड आपके अर्बन एरिया में भी यहाँ पे लैंड हो सकती है। ओके क्लियर मैडम, समझ में आ गया। अब हमें ये बताइए, अगर वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम को ट्रांसफर करता है, अब यहाँ पे बता देते हैं ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करने से अगर उसको कोई यहाँ पे प्रॉफिट अर्न होता है, एग्रीकल्चर इनकम को ट्रांसफर करने से अगर उसको कोई प्रॉफिट अर्न होता है, तो उस केस में क्या होगा मैडम? इस केस में क्या होगा? जो उस पर्सन ने ट्रांसफर किया है एग्रीकल्चर लैंड के प्रॉफिट को, उसको हम एग्रीकल्चर प्रॉफिट में नहीं मानेंगे, मीन्स वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। क्रॉस, अगर कोई प्रॉफिट रिसीव हुआ है एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करने से, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ओके मैडम क्लियर? और मैडम एग्रो एक्टिविटी और एग्रो इनकम क्या होती है? बहुत बार ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एग्रो, अभी हमने एग्रीकल्चर के प्रॉपर मीनिंग को इनकम टैक्स की बेस से समझा है। अभी जो दो टर्म्स मैं आपको बताने वाली, वो दो टर्म्स ऐसी हैं जब आप उनको एग्जाम में देखेंगे तो आपको वो सेम ही लगेंगी, बट उनमें थोड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बता देती हूँ, एग्रो इनकम एंड एग्रो एक्टिविटी। मैडम ये क्या है? देखो, एग्रो इनकम का मैं मतलब बता देती हूँ कि एग्रो इनकम वो जिस फॉर्म में लगाई गई है, जिस फॉर्म में आपने अपने लैंड के ऊपर उसको उगाया है, उसी फॉर्म में आप उसको बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रो इनकम। ओके मैडम, एग्रो एक्टिविटी क्या है? एग्रो एक्टिविटी मीन जिस फॉर्म में आपने उगाया है उस फॉर्म को चेंज करके, मीन्स उस फॉर्म को, रो फॉर्म को प्रोसेस करके जो इनकम आती है वो आपकी एग्रो एक्टिविटी में आती है। ओके मैडम, मीनिंग समझ लेते हैं। एग्रो इनकम का मीनिंग क्या है? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट, मींस अगर आप अपनी जमीन के ऊपर, अभी मैडम एग्रीकल्चर इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रो इनकम आ गया है एंड एग्रो एक्टिविटी आ गया। ध्यान से समझिएगा, एग्रो इनकम वो जब आप
अपनी लैंड के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट को लगाते हैं, वो प्रोडक्ट जो कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं, जो मार्केट में जिनकी डिमांड ज्यादा है और जिनसे आपको अच्छा इनकम सोर्स मिलता है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट कॉटन इज एग्रो इनकम। क्लियर मैडम? अगर आप अपने लैंड पे कोई ट्रेड करने के लिए, अपने बिजनेस को मीन्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी खेती की फसल को बढ़ाने के लिए, अपनी ज्यादा इनकम कमाने के लिए जब आप अपनी लैंड के ऊपर कमर्शियल प्रोडक्ट को लगाते हैं, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, उससे आई हुई इनकम को आप एग्रो इनकम बोलते हैं। आई होप ऑल आर क्लियर। देन एग्रो एक्टिविटी क्या है? इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन, मैडम लैंड के ऊपर कमाई गई, लैंड के ऊपर खेती करी गई है, ओके, बट उसको कन्वर्जन कर दिया गया है। मैडम लैंड के ऊपर जो भी खेती करी गई है उसका कन्वर्जन कर दिया गया है, जैसे कि शुगर केन से आप जैगरी पाउडर बना देते हैं, ठीक है, शुगर केन से आप जैगरी में कन्वर्ट जब करते हैं उस एक्टिविटी को एग्रो एक्टिविटी बोलते हैं। और इस टाइप से जब कन्वर्जन से प्रोसेस करी हुई एक्टिविटी से पैसा कमाया जाता है तो उसको आप एग्रो एक्टिविटी बोलते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में इसको करा देती हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चनिंग है आज वो मैं सारे आपके क्लियर करने वाली हूँ मैडम, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ क्या है ये आपका एग्रो इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर? एग्रो इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम मेन पर्पस क्या है मैडम? कमर्शियल प्रोडक्ट को लगाने के लिए, जैसे जूट कॉटन एनीथिंग ऐसा, जैसे सिल्क वोम का प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसा हो रहा है एग्रो इनकम में आ गया मैडम। क्या क्या है? ओके, एग्रो इनकम से जो कमाई गई इनकम, जैसे कि आप फूल लगाते हैं, जैसे कि फूल, गुलाब के फूलों की खेती या फिर गेंदों की फूलों की खेती होती है, डायरेक्ट होती है ना, जैसे भी होती है वैसे ही मार्केट में जाती है, तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए, तो वो भी आपकी एग्रो इनकम में आती है। और क्या क्या था मैडम यहाँ पे? अगर कोई ऐसा प्लांट आपने उगाया है, ठीक है, जैसे कि आप ऐसे प्लांट उगाते हैं जो लकड़ी जिनसे अच्छी बनती है, ऐसा अगर जब आप लगाते हैं उन प्लांट को जब आप अपनी जमीन के ऊपर लगाते हैं उससे कमाई हुई इनकम को, मीन्स वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए लगाया गया, तो वो भी आपकी एग्रो इनकम में आती है। और एग्रो इनकम में क्या आता है? देखो बेटा ध्यान सुनना, अगर कोई पार्टनर, अगर आपके बिजनेस का कोई पार्टनर मीन्स जो आपके साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, ऐसा पार्टनर जो आपके साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, उसको अगर आप कोई रेम्यूनरेशन या सैलरी देते हैं या कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपका एग्रो इनकम में ही आएगा, मीन्स एग्रीकल्चर इनकम में ही इंक्लूड होगा मैडम। और क्या है? अगर आपने जो यहाँ पे पेड़ उगाए थे, ठीक है, जो पेड़ उगाए थे, जो ट्रीज उगाए हैं, उनकी अगर सेल करते, सेल ऑफ ट्रीज यहाँ पे हो रही है जैसे, ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर कोई इनकम मिलती है आपको, तो वो भी आपकी एग्रो इनकम में आती है। अगर कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है आपको इंश्योरेंस कंपनी से, अगर कोई कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ है, कहां से? इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो भी आपका एग्रो इनकम में आता है। वहां की बात अभी नहीं कर रहे, वहां बहुत अलग चीज है, अभी सिर्फ इसको समझिए कि इसमें क्या क्या आ रहा है एग्रो इनकम में, ठीक है। उसको भी आप एग्रो इनकम में, कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है आपको, कोई आपके डैमेज होने से, आपकी लैंड के किसी चीज से डैमेज होने से, खराब होने से जो भी आपको कंपनसेशन मिला है, वो भी आपको एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। अगर कोई फीस डिराइव हुई है लैंड से, ठीक है, कोई फीस हुई जैसे ग्रेजिंग ऑफ कैटल, ठीक है, आप भैंसों के चारे जो लगाते हैं वो मार्केट में बेचते हैं, उससे भी कोई इनकम हुई है, तो वो एग्रो इनकम में आती है। अगर कोई इनकम ऐसी डिराइव हुई है जो सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी, जैसे कि नर्सरिंग, जैसे कि फसल उगाने से पहले जो उसकी सीडलिंग होती है ना, उसके उगाने से अगर आपको कोई इनकम मिली है, वो भी आपकी एग्रो इनकम में आती है। ओके, क्लियर मैडम। अब एग्रो एक्टिविटीज की बात करते हैं, मीन्स वो एक्टिविटी जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। कौन सी है मैडम? नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पे आ गई। अगर कोई सैलरी इंप्लॉय को दी है, अगर कोई सैलरी इंप्लॉय को दी है मैडम, इंप्लॉय को दी है, यहाँ पे क्या था? पार्टनर को दी है। अगर कोई सैलरी इंप्लॉय को दी है, वो भी आपकी नॉन एग्रो इनकम आती है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे
आ जाती है। ओके मैडम, अगर कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है किसी कंपनी से, अगर किसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुआ है, मींस आप तो यहाँ पे काम कर रहे, खेती करने का, और जो आपको यहाँ पे इनकम मिली है उस इनकम को आपने किसी अदर कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो इट मींस वहां से अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है, आप किसी कंपनी के ओनर जाके बन गए हैं, अपनी मनी को आपने इन्वेस्ट कर दिया है, वहां से आपको कोई डिविडेंड मिला है, तो वो भी आपका नॉन एग्रो इनकम होगा। मैडम और क्या होगा, अगर आपको कोई इनकम मिली है, आपने जो साल्ट है, जो नमक है, नमक उगाया है सी वाटर से, ठीक है, सी वाटर से, वो नॉन एग्रो इनकम होता है। ठीक है मैडम, अगर कोई फिशरी से कोई इनकम कमाई है, या फिर मुर्गी पालन से, पोल्ट्री फार्म से, या फिर डेयरी फार्मिंग से कोई इनकम कमाई है, या उससे अपने बटर या चीज बनाया है, तो वो भी आपकी नॉन एग्रो इनकम है। मैडम क्यों है, देखो मुर्गी पालना कोई आपकी एग्रीकल्चर, बट उसके अंडों को आगे बेचना और उन अंडों से दोबारा से चूजों को बनाना, ठीक है, वो क्या है मैडम, नॉन एग्रो इनकम आपकी आ जाती है। ओके क्लियर मैडम, अगर जो लिव स्टॉक है, जो हमारे पालतू जानवर हैं, जो लिव स्टॉक है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, उनकी रेयरिंग की जाती है, वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है। अगर कोई आपने कहीं पे मनी इन्वेस्ट कर रखी है, वहां से आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, अगर आपको किसी को आपने क्या कर रखा है, जो आपका पैसा थे तो डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्ट कर दिया, अभी आपने अपनी मनी किसी को लैंड कर दी है, उधार दे दी है, बोरो मीन्स उधार दे दी है, वहां से जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो भी आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आता है। ओके क्लियर मैडम, कोई रॉयल्टी मिली है, वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है। अगर आपको कोई सेल करी है आपने अपनी क्रॉप की, ठीक है, अपनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद में, जब उसकी फसल उगाने का टाइम था उस टाइम पे ना करके आपने बाद में करी, आप वेट कर रहे थे उसको स्टोरेज हाउस में रखे कि जब भी इससे रिलेटेड इसका प्राइस बढ़ेगा हम तब उसको बेचेंगे, अगर आपने इतना वेट करके अपनी हार्वेस्ट को, अपनी क्रॉप को बाद में बेचा है, तो वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है। ओके क्लियर मैडम, अगर कोई रॉयल्टी मिली है, वो भी रॉयल्टी मिली है माइन से, ठीक है, अगर आपकी किसी चीज की खान से अगर आपको कोई रॉयल्टी मिली है, वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है। और अगर कोई ऐसी इनकम है आपने कन्वर्जन से मिली है, तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आती है। मैडम अभी जो बात करें नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है, वो आपकी एग्रो एक्टिविटीज है, वो आपकी सारी एग्रो एक्टिविटीज है, ठीक है, जो इसमें आती है आपकी। ओके क्लियर, अगर आपने कोई रेम्यूनरेशन दिया है किसी डायरेक्टर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को, जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, उस बिजनेस से अगर आप उस बिजनेस के किसी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दिया, सैलरी दी है, तो वो भी आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आता है। आई होप ऑल टर्म्स आर क्लियर, ठीक है। अब अगर कोई इंटरेस्ट आपको मिला है, रेंट रिसीव हुआ है, कोई रेंट ऐसा मिला है जो आज ना मिल गया, रेंट इन एरर था, ठीक है, बाद में आपको मिल गया है, वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आती है। अगर कोई लैंड इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, मैडम इंडिया से बाहर, यस, हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पहला ही स्टेप क्या था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में होनी चाहिए, अगर वो इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, इट मीन्स वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होती है। ओके, और अगर कोई एन्युटी आपको मिली है, अगर किसी पर्सन से आपको ट्रांसफर करी है आपने लैंड, अगर आपने किसी पर्सन को अपनी लैंड ट्रांसफर करी है और वहां से कोई एन्युटी आपको मिली है, कोई मनी रिसीव हुई है, वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है। ओके क्लियर मैडम, अभी आपने बोला अगर आपने इनकम कमाई है अपने वो सप्लाई वाटर को, जो आपके पास पंप वगैरह है, ठीक है, हेड पंप वगैरह है और ट्यूबवेल्स है, आपने उसको किसी और को भी पानी दिया है और उससे वहां से जो मनी मिली है, वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर मीन्स एग्रो एक्टिविटी में आएगी। अपने खेतों को देना एग्रो इनकम, ठीक है, वहां आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अगर आप अपने ही पानी को किसी दूसरे के खेतों में देते हो और उससे कोई इनकम लेते हो, तो वो आपकी एग्रो एक्टिविटी है, मीन्स वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ओके क्लियर, अगर आपने कोई ट्रीज या ग्रासेस आपके इसमें, अगर आपकी लैंड के ऊपर ग्रास या फिर कोई प्लांट बिना ह्यूमन एफर्ट के, आपके बिना लगाए ही लग गया है, उसको भी आप नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बोलते हैं। नॉन एग्रीकल्चर लैंड में वो
लैंड के ऊपर उगा हुआ घास एंड प्लांट एंड ट्री भी आते हैं जो बिना ह्यूमन एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के अपने आप ही उग गए हैं। ठीक है, वो भी आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे। ओके, क्लियर? ठीक है मैडम, अभी आपने हमें ये तो बता दिया, अब ये बता दीजिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इनकम टैक्स के अंदर। ओके, क्लियर? हम इसका ट्रीटमेंट बताते हैं आपको। चलिए, अब मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली एग्रीकल्चर इनकम की इनकम टैक्स में कैसे ट्रांजैक्शन होती है, कितना पार्ट हम इनकम टैक्स के लिए लेते हैं एंड कितना हम उसके लिए एग्जम्प्ट करते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। ओके, पहला है कि एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। अगर कोई एसएससी टी, चाय को उगाने में या फिर मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड कोई भी काम करता है, कोई भी इनकम कमाता है, तो 60% तो उसकी जो इनकम है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी एंड 40% इनकम नॉन एग्रीकल्चर मीन्स पार्टली एग्रीकल्चर में इनकम मानी जाएगी। ठीक है, मीन्स 60% टैक्स फ्री है एंड 40% केवल उसको टैक्स देना पड़ेगा। एसएससी अगर कोई टी के बिजनेस से जुड़ा हुआ है जो उसके ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो 60% इनकम तो टैक्स फ्री है एंड 40% पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है जिसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई एसएससी रबड़ के बिजनेस से रिलेटेड है, कौन से? रबड़ की ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो उसकी टोटल इनकम का, उसकी जो है टोटल एग्रीकल्चर इनकम का 65% तो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा एंड 35% उसका नॉन एग्रीकल्चर और पार्टली एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। मीन्स 65% टैक्स फ्री है एंड 35% पार्टली टैक्सेबल है। ठीक है, ओके मैडम। अगर कोई एसएससी कॉफी उगाता है या फिर क्योर्ड करता है, मीन्स उगाने के बाद उसमें अगर कोई या फिर कॉफी के बागान जो है उनको रोग मुक्त करता है, कोई कीड़ा ना लगने दे, ठीक है, उससे कॉफी की फसल अच्छी होगी, उससे अगर कोई इनकम कमाता है तो 75% उसका एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा एंड 25% पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। 25% जो ये इनकम है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, ये उसकी टैक्सेबल होगी। फिर है कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड। ठीक है मैडम, कॉफी उगाई भी गई है, क्योर्ड भी की गई है, मीन्स अगर कोई रोग था, उसके अंदर कोई बीमारी थी, उसको ठीक किया गया है, रोस्टेड की गई है और रोस्टेड करने के बाद पीसी गई है, उसको छांटा गया है और सेलर ने उसके अंदर कोई फ्लेवर मिक्स किया है या फिर नहीं किया है, उसकी टोटल इनकम का 60% ऑफ इनकम एग्रीकल्चर इनकम है टैक्स फ्री एंड 40% इनकम पार्टली टैक्सेबल। ओके, ये ट्रीटमेंट्स आपको इनकम टैक्स की समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा मैं और आपको बताती हूँ किस तरीके से। अभी मैडम, जो इस बिजनेस से रिलेटेड एसएससी है, एसएससी कौन है? जो खेती कर रहा है, ठीक है, जो एसएससी है, जो इनकम टैक्स से छूट लेना चाह रहा है, वो यहाँ पे एसएससी है। ठीक है मैडम, अगर एसएससी किसी पर्सन, किसी पार्टनर को सैलरी दे रहा है या फिर किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट दे रहा है क्योंकि उसने ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी या रबड़ में कोई हेल्प करी है, तो उसको जो भी सैलरी या रेम्यूनरेशन या फिर इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको आप पार्टली टैक्सेबल इनकम में मानेंगे, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, यहाँ पे वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। जैसा कि अब हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि अगर कोई एग्रीकल्चर पर्सन मीन्स एसएससी अपने पार्टनर को कोई सैलरी देता है, कोई रेम्यूनरेशन देता है, कोई इंटरेस्ट देता है, वो आपने एग्रीकल्चर इनकम में माना। ओके मैडम, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम में क्यों नहीं मान रहे, क्यों पार्टलरी इनकम में मान रहे? पार्टलरी इनकम तो टैक्सेबल है, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मैडम वहां जो उसको मिला था, ठीक है, वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उस एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं उगाया जा रहा था जो किसके लिए था मैडम? जो स्पेशली मार्केट के लिए बनाया गया हो, ठीक है, जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है, जैसे कि कॉटन था, जूट था। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट उगाए जा रहे हैं वो जूट,
कॉटन, सिल्क, सिल्क वोम से सिल्क बनाना या प्रोसेस करना, जो भी सारी चीजें बनाई जा रही हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई सैलरी रेम्युनरेशन दिया जाता है तो उसको पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। ओके, क्लियर? क्योंकि यहाँ एसएससी कौन से बिजनेस से जुड़ा है ना, स्पेशल बिजनेस से जुड़ा है। गेंदे की खेती कर रहे हैं, यहाँ पे गुलाबों की खेती कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल फसल उगा जा रहे हैं, ठीक है। जो सिर्फ किस लिए है मैडम? वो स्पेसिफिक प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए है। तो वहां पे कोई भी एसएससी अगर अपने पार्टनर को कोई इनकम प्रोवाइड करता है तो उस इनकम को हम बिल्कुल भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में नहीं मानेंगे, वो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में मानेगा और उससे हम यहाँ पे टैक्स लेने वाले हैं। ओके, टैक्सेबल होगी वो इनकम। ओके मैडम, क्लियर हो गया? अभी अगर कोई यहाँ पे जो एसएससी है ना, यहाँ पे जो एसएससी है, जो टैक्स यहाँ पे देने वाला है, उसको यहाँ पे मैडम इनकम टैक्स, एसएससी का नाम आ गया तो इट मीन ये इनकम टैक्स ने ही उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है। अब इस एसएससी को क्या करना पड़ेगा इनकम टैक्स में मैडम? उसको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मैडम यहाँ पे इसको कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने में? यहाँ पे उसको 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कौन सी मैडम? 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। किस लिए? एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी, वो 2 है ना, एक होगी एग्रीकल्चर के लिए एंड एक होगी पार्टली एग्रीकल्चर के लिए। तो कितनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी मैडम? 2। एक एसएससी को 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, एक एग्रीकल्चर इनकम के लिए एंड एक पार्टली एग्रीकल्चर इनकम के लिए। ओके मैडम, क्लियर? और अगर उसने कोई यहाँ पे एक्सपेंसेस किए हैं, कोई यहाँ पे एक्सपेंसेस किए हैं, उन एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाह रहा है तो उसके लिए यहाँ पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा। मैडम वो भी 2 बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेंगे, उन प्रॉफिट एंड लॉस को वो डेबिट साइड में दिखाएगा, ठीक है। उन एक्सपेंसेस को वो डेबिट साइड में दिखाएगा। ओके, और अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम उसको मिली है, ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम मिले तो प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पे आएगी मैडम? कहां पे आएगी? कहां पे आएगी मैडम? उसके क्रेडिट साइड में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगी। मींस 2 टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एंड एक्सपेंसेस को दिखाया, इनकम एंड, और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट वो प्रॉपर बनाई गई है। ओके मैडम, ठीक है। अभी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट उसने यहाँ पे उगाया है, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट उगाया है जिसको आप रॉ मटेरियल की तरह यूज करने वाला है। देखो मैडम, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड पे पहले फसल उगाने के लिए सीडलिंग बनानी पड़ती है ना, क्या करनी पड़ती है? सीडलिंग। अभी जो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ कि एग्रीकल्चर में जो मार्केट, यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होती है, कौन सी मैडम? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो मार्केट वैल्यू होती है, अगर वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मेन फसल को उगाने के लिए उगाया गया है, मेन फसल को उगाने के लिए बनाया गया, जैसे सीडलिंग होता है, ठीक है, बीज होते हैं, बीज से फसल को बनाया जाता है, ठीक है, उसको आप एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट करेंगे। और जो एक्सपेंडिचर है उसको आप नॉन एग्रो बिजनेस में करेंगे। मैडम यहाँ पे आप एग्रीकल्चर इनकम में सीडलिंग से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे इनकम हुई है वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगी, एंड जो एक्सपेंसेस है आपके वो किस में आएंगे? नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे। ओके, क्लियर? मैडम थोड़ा सा और बता दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और इससे रिगार्डिंग बता देती हूँ। चलिए अब बात करते हैं हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है, उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है। हमारा ये एग्रीकल्चर इनकम कैसे एग्जम्प्ट है और कैसे उसका इम्पैक्ट आता है, कैसे उसकी टैक्स कंप्यूटेशन की जाती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। जो टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है इनकम टैक्स में सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैडम कैसे करते हैं? जो सेक्शन 10(1) क्या कहता है, जो जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्ट है, जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर किसी को भी हक नहीं है, किसी को भी पावर नहीं दी गई है, चाहे वो पार्लियामेंट क्यों ना हो, पार्लियामेंट को भी हक नहीं है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लेने का। कैसे मैडम?
1973 से जो इनडायरेक्ट टैक्स फाउंड हुआ था, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो फाउंड हुआ था वो इनकम टैक्स के ऊपर लगा था, ठीक है। और इस टैक्स को आप एग्जाम्प्ट बोला गया है। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, जो एसएससी की, वो एग्रीकल्चर इनकम, टोटल इनकम एसएससी की टैक्स स्लैब में दिखाई जाती है। मींस उसकी टोटल इनकम तो दिखाई जाएगी, उस टोटल इनकम का क्या करना पड़ेगा मैडम, उसको एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा। जितनी भी टोटल इनकम होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको यहाँ पे एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा, बट उसको उस एसएससी के अकाउंट में, उस एसएससी के टैक्स स्लैब में शो करना पड़ेगा। ओके, क्लियर मैडम, ठीक है। लेकिन एक चीज और बताई गई थी कि जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है या पार्टनरी एग्रीकल्चर इनकम है, उसके ऊपर उस पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम इज अ फुल एग्जेम्प्ट इनकम, एंड जो पार्टनरी इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर तो एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा। मैडम एसएससी कौन है यहाँ पे? एक एसएससी है जो टैक्स स्लैब में आता है, जो टैक्स स्लैब में आता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, जिसका लायबिलिटी बनती है, जिसकी ऑब्लिगेशन है टैक्स को पे करने। कौन कौन मैडम? वो इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, या फिर अदर जुडिशियल पर्सन हो सकता है, ठीक है। ओके मैडम, एग्रीकल्चर इनकम अगर उस पर्सन की 5,000 से ज्यादा है, अगर उस पर्सन की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो वो टैक्स के स्लैब में आता है। अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम मैक्सिमम अमाउंट एक्सीड कर जाती है, जो जितनी एग्जम्पशन दी गई है नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए, अगर उससे एक्सीड चली जाती है उसके लिमिट, तो कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है मैडम? सुपर सीनियर होता है उसको 3 लाख तक यहाँ पे एग्जम्प्ट कर रखा है। सुपर सीनियर सिटीजन जो होता है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक यहाँ पे एग्जम्प्ट कर रखा है, एंड सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक, एंड अदर पार्टीज कौन सी मैडम? चाहे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एजीपी है, इन सबको यहाँ पे 2,50,000 तक का यहाँ पे एग्जम्पशन दिया हुआ है। ओके, पर अब आपको बताते हैं कैसे टैक्स को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। टैक्स की ट्रीटमेंट करने के 3 स्टेप होते हैं, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। मैडम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया मैडम? फर्स्ट स्टेप में हमने उस एसएससी की इनकम निकाली, उस एसएससी की टोटल इनकम निकाली, एसएससी की टोटल इनकम प्लस एग्रो इनकम। ओके, एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि मैंने क्या बोला, टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड होगी, चाहे वो बाद में एग्जैक्ट हो जाए। ओके मैडम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एग्रीकल्चर इनकम की मैक्सिमम लिमिट निकाली, एग्रो इनकम की मैक्सिमम लिमिट कैसे? इन तीनों स्लैब के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट। ओके, थर्ड स्टेप क्या है मैडम? उसकी टैक्स लायबिलिटी यहां पे कैलकुलेट करी। टैक्स लायबिलिटी मैडम, टैक्स लायबिलिटी कैसे की? टैक्स लायबिलिटी तो आपको पता ही है कि जितना जो टैक्स होता है बिफोर सेस, सेस से पहले, बिफोर एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस, बिफोर सेस, जितना यहाँ पे टैक्स स्लैब यहाँ पे कैलकुलेट होता है, उस स्लैब को लगा के उसकी ग्रोस टोटल इनकम में से, टोटल इनकम में से टैक्स लायबिलिटी को, सारी डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आई है उस तक यहाँ पे किया गया, उस बिफोर सेस से पहले, ठीक है। ओके मैडम, बिफोर सेस से करने के बाद उसके बाद टैक्स जो पहले स्टेप में आया है एंड जो दूसरे स्टेप में आया है, पहले स्टेप में से दूसरे स्टेप के टैक्स को माइनस कर देना। मैडम कैसे कर देना है यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे इनकम टैक्स के एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है सेक्शन 10A के सेक्शन 10(1) के अंदर। तो मैडम स्टेप आपने बताई दिए, पहले टोटल इनकम निकालेंगे और उसमें एग्रीकल्चर इनकम उस एसएससी की जोड़ देंगे, ठीक है। फिर टोटल इनकम जो आई है उसके ऊपर इनकम टैक्स जो स्लैब दिए हुए हैं, जो आपके फाइनेंशियल ईयर के मींस आपके इस ईयर के असेसमेंट ईयर के जो स्लैब है, वो स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। बट उसमें से एग्रीकल्चर इनकम और जो एग्रीकल्चर इनकम की जो मैक्सिमम लिमिट अभी मैंने आपको अभी बताई है, वो मैक्सिमम लिमिट उसमें जोड़ दी जाएगी। मैक्सिमम लिमिट मीन्स मान लीजिए
अब HUF की और इंडिविजुअल की यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 2,50,000 बता रखी है, बट उसकी टोटल इनकम यहाँ पे आई है 5,50,000। तो जो एक्स्ट्रा है 250 माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, सेस से पहले। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो जो इनकम टैक्स है एग्रीकल्चर के ऊपर कैलकुलेट किया गया। कैसे मैडम? एग्रो इनकम अलग निकली गई एंड आपकी नॉन एग्रो इनकम को अलग लिखा गया। एग्रो इनकम आपको पता है एग्जाम्प्ट है एंड नॉन एग्रो के ऊपर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होगा। दोनों को यहाँ पे ऐड करने के बाद जो टैक्स बना है वो कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगा एंड उसके अंदर से जो यहाँ पे अमाउंट आएगी उस अमाउंट में से जो रिबेट मिली है 87A के अंडर उसको यहाँ पे माइनस किया जाएगा एंड उसके अंदर जो आएगा अभी आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को 4% को जोड़ दिया जाएगा। जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी वो उस पर्सन की यहाँ पे टोटल एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स लायबिलिटी होगी, इतना उसको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आप सभी को ये एग्रीकल्चर का जो टॉपिक डिटेल में कराया गया है आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।